स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। मैं रवि प्रकाश। आज जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टॉपिक है हम लेके आए हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में जो है पहले हम खोज, उसके बाद नामकरण और उसके बाद विस्तार इसका, और उसके बाद हमने कुछ चार्ट बनाए हैं, उससे सिंधु घाटी सभ्यता से इसका हम अध्ययन आज करेंगे। तो हम अब सीधे चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोज के संदर्भ में जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय पर आए उसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो है नामकरण पे थोड़ा सा हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके जो स्थल हैं वह सिंधु नदी घाटी के आसपास के सहायक नदियों में पाए गए, इसीलिए इस पूरी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हम आ जाते हैं खोज पे। क्रम वाइज कौन कौन से विद्वान, कौन कौन से जो है व्यक्ति पहले आए उस पे चलते हैं। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेजी विद्वान सर्वप्रथम पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा करते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि कोई सभ्यता रहती है लेकिन उनको बहुत जानकारी नहीं होती है और फिर वह चले जाते हैं। तो पाकिस्तान या सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका प्रथम दौरा करने वाले व्यक्ति चार्ल्स मैसन हैं, जो 1826 ईस्वी में आए थे। उसी के क्रम में फिर जो दूसरे व्यक्ति रहे 1856 ईस्वी में बर्टन बंधु जो है, ये एक थे जेम्स बर्टन, दूसरे विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ये ये ब्रिटिश जो उस समय गवर्नमेंट थी उस समय उसके इंजीनियर थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। और वह लोग यहाँ पे आते हैं और कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य इनको दिया जाता है। जब यह रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उसी समय जो है वहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुई, और जब ईंटें प्राप्त हुई तो जो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन थे और वो ईंटें जो उनको प्राप्त हुई वो आसानी से इस रेलवे लाइन में बिछाने के काम में उसको ले लिए। अब उनको लगा कि यहाँ पे कोई भवन रहे होंगे, कोई पुराना जो है बिल्डिंग रही होगी या कोई इस तरीके का महल रहा होगा, लेकिन उसकी तरफ वो ध्यान ना देकर जो है जो ईंटें उनको मिली उसको जो है इसी में उपयोग कर लिया। तो ये लोग तो इंजीनियर थे और अपना काम करके चले गए। उसके बाद जो हमारे अगले जो विद्वान आते हैं 1853 से 1856 ईस्वी के बीच अलेक्जेंडर कानिंघम, बहुत इम्पोर्टेंट है अलेक्जेंडर कानिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। और जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई 1861 ईस्वी में तो इनको प्रथम निदेशक जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का बनाया जाता है। तो अलेक्जेंडर कानिंघम साहब आते हैं 1853 से 1856 के बीच 3 साल वह इस सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था उसका दौरा करते हैं और यहाँ पे खूब सारा रिसर्च करते हैं और यहाँ से कुछ पुरातात्विक सामग्री जुटाते हैं, और जो उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको वो पुरातात्विक सामग्री पेश करते थे। तो ये हो गए हमारे अलेक्जेंडर कानिंघम। उसी के क्रम में फिर सबसे जो हमको महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जॉन मार्शल, इनको सर जॉन मार्शल के नाम से भी हम लोग पढ़ते हैं। जॉन मार्शल साहब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आधिकारिक रूप से इस पूरे क्षेत्र का जो खुदाई का कार्य सौंपा गया वो जो है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में ये पूरा का पूरा जो सिंधु घाटी का क्षेत्र था इन्हीं के निर्देशन में इसकी खुदाई शुरू कराई गई। और उनके 2 सहयोगी रहे जो दोनों भारतीय रहे, एक दयाराम साहनी 1921 में और राखाल दास बनर्जी 1922 में। 1921 में यह दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाते हैं और
राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई प्रारंभ करते हैं। यहाँ से दोस्तों दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। सर्वप्रथम ये पूछा जाता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई का काम था वह किसके निर्देशन में शुरू किया गया, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू किया गया, या पार्टिकुलर एक एक पूछा जाएगा तो उसमें जो है अगर हड़प्पा का पूछा जाएगा तो दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो का पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो राखालदास बनर्जी। तो ये हमारे खोज के संदर्भ में जो विद्वान रहे हैं, जो क्रम से आने वाले, इनका जो है हम लोग अध्ययन कर लिए। अब इसी के क्रम में हम लोग चलेंगे नामकरण के संदर्भ में। नामकरण के संदर्भ में अब पहला जो हमारा है सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता क्यों इसको कहा गया, क्योंकि यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता रही है वो लगभग स्थल सिंधु घाटी के जो सहायक नदियां रहीं उसके आसपास खोजे गए स्थल थे, इसीलिए जो है हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब फिर जो है इसका एक दूसरा नाम प्रचलित है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा गया, क्योंकि किसी भी पुरातात्विक स्थल की खुदाई जहाँ से सर्वप्रथम शुरू की जाती है उसी को जो है उसी के नाम के आधार पे उसको समर्पित कर दिया जाता है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम पहले शुरू हुई थी 1921 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और दयाराम साहनी करते हैं, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया। फिर दूसरे नामकरण के आते हैं, तीसरा नगरी सभ्यता। यह भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बहुत विकसित नगरी सभ्यता थी। यहाँ बड़े बड़े भवन बनाए गए थे, पक्की नालियाँ बनाई गई थी, स्नानागार बने थे, और जो है अन्य जो नगर की विशेषताएं रहती हैं उससे जो है संबंधित सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। फिर हम इसको, अगला हमारा पॉइंट है कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है कांस्य का प्रयोग किया गया। कांस्य एक ऐसी धातु है जिसमें तांबा और टीन मिलाकर एक धातु बनती है जिसे हम कांस्य के नाम से जानते हैं, और पूरे दुनिया में प्रथम खोजा जाने वाला धातु तांबा है। और तांबा और टीन को मिलाकर जो सिंधु घाटी के लोग थे उन्होंने कांस्य का भी प्रयोग शुरू किया, इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद आते हैं अवैध ऐतिहासिक सभ्यता। इस सभ्यता को अवैध ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि हम जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ा रहे थे तो उसमें हम चर्चा इसका कर चुके हैं कि प्राचीन स्रोतों के आधार पर जो हमारे काल का विभाजन है वो 3 कालखंड में विभाजित किया गया है, जिसमें एक प्रागैतिहासिक काल है अर्थात पाषाण काल, पत्थर का काल। वहाँ से जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं वो पत्थर के मिले हैं, ना उसकी कोई लिखित हमको जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, इसीलिए हम उसको पाषाण सभ्यता या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है अवैध ऐतिहासिक सभ्यता। अवैध ऐतिहासिक सभ्यता वह सभ्यता है जहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हैं और लिखित भी साक्ष्य प्राप्त हैं, लेकिन अभी तक जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, जो लिपियां हैं, उसको अभी तक दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी विद्वान जो है पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की है। इसीलिए जो है हम इसे अवैध ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अर्थात जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसे हम अवैध ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्रम है हमारा शांतिप्रिय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम शांतिप्रिय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोई अस्त्र शस्त्र यहाँ पे प्राप्त नहीं होते हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम शांतिप्रिय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर इसी के क्रम है व्यापार प्रधान
यह सभ्यता एक व्यापार प्रधान नहीं है और यह एक ऐसी सभ्यता है कि अब तक दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं जो भी हैं लगभग वो कृषि से संबंधित रही हैं, लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता रही है वह व्यापार प्रधान सभ्यता रही है। व्यापार प्रधान अर्थात जो आज के हमारे बड़े बड़े महानगर हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से खूब सारा व्यापार होता था, तो इसी के क्रम में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो पूरा व्यापार पे आधारित थी, इसीलिए जो है यह सभ्यता व्यापार प्रधान भी थी। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं इसके काल के संबंध में, समय के संबंध में। चूँकि समय के संबंध में बड़ा विद्वानों का जो है मतभेद रहा है, तो ये जो सर जॉन मार्शल साहब हैं, सर जॉन मार्शल साहब हैं, ये जो है जब आए तो ये 3250 से लेके 2750, 3250 से 2750 सर जॉन मार्शल का जो समय रहा है, जो सर जॉन मार्शल का समय रहा है वो 3250 से लेके 2750 ईस्वी रहा है। कुछ विद्वान इसको 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता मानते हैं। कुछ परीक्षाओं में आ जाते हैं कि 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक कौन सी सभ्यता रही है। और कुछ विद्वान अलग अलग, बहुत सारे मतभेद हैं विद्वानों में, लेकिन जब कार्बन 14 के आधार पर C14 अर्थात कार्बन डेटिंग मेथड किसी भी जीवधारियों की उम्र ज्ञात करने के लिए या किसी भी जीव की उम्र ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम C14 कहते हैं। अब जो C14 के आधार पर जब सिंधु घाटी से जो पुरातात्विक साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, इसके आधार पर जो है C14 के आधार पर 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, 2300 से लेके 1750 BC, ये इसका जो है NCERT बेस का समय है। ये NCERT पे आधारित जितनी भी किताबें पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा आपको 2300 से लेके 1750 BC तक का ही समय मिलेगा। तो जब कार्बन 14 के आधार पे जो समय हमको माना गया है वह 2300 से लेके 1750 BC तक। और इसके समर्थन में जो एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे DP अग्रवाल, इन्होंने इस समय को सबसे अधिक मान्यता प्रदान की है। DP अग्रवाल C14 के आधार पे 2300 से लेके 1750 BC और सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से लेके 2750 BC तक। यह तो हड़प्पा के जो है समय के बारे में हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसके जो है विस्तार क्षेत्र में। अब विस्तार में आते हैं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो किस तरीके से रहा है। अब पहले भी जब हम मैप देखेंगे तो पहले हम सबसे पहले उत्तर की तरफ से मैप को देखते हैं। इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम। तो अब इसको हम अगर बांटेंगे तो सबसे उत्तर का सिरा जो है, सबसे ऊपर का हिस्सा जो है इस मैप पे देखेंगे तो इधर है। और जो यह सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित रही खास करके उत्तर और पश्चिम में। और उत्तर और पश्चिम का जो एरिया है ये है उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम का एरिया रहा है और इसी क्षेत्र में जो है हमको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हमको प्राप्त होते हैं। तो उत्तर पश्चिम हो गया। अब इसके मैप के आधार पे जो है हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे। अब पहले तो भारत में एक स्थल है जो है मांदा।
मांदा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और एक स्थल आपका पड़ता है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और इसका जो एक दक्षिणी स्थल है वह है दायमाबाद, महाराष्ट्र में है, दायमाबाद। अब चूँकि जो हड़प्पा का स्थल रहा है या सिंधु घाटी का स्थल रहा है, वह बार बार परीक्षाओं में हमसे पूछा जाता है कि कैसा रहा, तो वह जो है त्रिभुजाकार आकार में रहा। किस आकार में? त्रिभुजाकार आकार में रहा। और त्रिभुजा आकार कैसे बनता है? अब यहाँ से एक बलूचिस्तान में स्थान है सुतका गेडोर, सुतका गेडोर, ठीक। अब हम अगर इस स्थल को मिलाएंगे तो ये देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, और यह जो है एक त्रिभुजाकार आकार ले रहा है। क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी का जो सभ्यता का आकार कैसा रहा या हड़प्पा का आकार कैसा रहा, तो त्रिभुजाकार। क्योंकि एक स्थल अफगानिस्तान में, दो स्थल पाए गए हैं जो अफगानिस्तान इससे अलग रखा जाता है, इसमें नहीं लिया जाता। ये पाकिस्तान का क्षेत्र और भारत का क्षेत्र मिला के जो एक स्थल का निर्माण होता है वह त्रिभुजाकार रहता है। तो अब हम लोग जो है ये त्रिभुजाकार के संदर्भ में जान गए। अब हम आते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्थल स्थित हैं। अब जो है स्थल पे हम लोग आते हैं। अब पहले हम लोग जो है जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं, ठीक। इसी से ठीक नीचे ये हिमाचल का क्षेत्र हो गया, और ये पूरा जो है पंजाब का क्षेत्र हो गया। अब पंजाब चूंकि दो भागों में विभाजित किया गया, ठीक। एक पंजाब इंडिया में और एक पंजाब पाकिस्तान में है। और यहीं पे जो है रावी नदी बहती है, और इसी रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा का स्थल है, हड़प्पा रावी नदी, ठीक। एक प्रश्न ही से बार बार हमको पूछे जाते हैं कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह है रावी नदी के तट पर हड़प्पा का स्थल स्थित है। अब यहीं से एक भारत से होते हुए एक नदी बहती है हमारी सिंधु नदी, और सिंधु नदी के तट पर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वह कौन सा है? वो आपका स्थल है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है इसके दाहिने तट पर सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। अब देखिए, अब हम लोग पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक। एक स्थल हमारा हड़प्पा हो गया, यहाँ से मोहनजोदड़ो हो गया, और एक बलूचिस्तान में एक स्थल हमको प्राप्त होता है। बलूचिस्तान का जो स्थल है सुतका गेडोर। जैसे अभी हमने जब इसको मिला रहे थे तो लिखे थे सुतका गेडोर। अब यह बलूचिस्तान का स्थल है और यह पाकिस्तान का स्थल है। अब हम भारत के स्थल के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से। तो ये बलूचिस्तान का स्थल है। अब यहाँ से हम नदियों के क्रम में आएंगे तो सिंधु नदी है, उसके बाद एक नदी यहाँ से झेलम नदी बहती है, झेलम के बाद फिर चिनाव नदी है, चिनाव के बाद जो है रावी नदी बहती है जिसपे यह हड़प्पा नामक स्थल स्थित है, ठीक। उसके बाद इसी के बगल पंजाब से होते हुए एक सतलज नदी बहती है जिसपे जो है आपका ये
रोपण, रोपण, ठीक। तो पंजाब में कंफ्यूज मत होइएगा, जो पंजाब है वो पाकिस्तान का एक प्रांत है, एक प्रदेश है, वहीं पे जो है हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो है उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कभी कभी आप लोगों से प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो पहले ऑप्शन में जो है, जो चारों ऑप्शन रहते हैं उसमें पहले सिंधु नदी दे देगा, फिर जो है या दे दिया चिनाब नदी, सतलज नदी, लास्ट में दिया आपका रावी नदी। तो हम चूँकि सिंधु घाटी की सभ्यता बार बार हमारे दिमाग में आता है, तो हम टिक जल्दी से कर देते हैं सिंधु नदी पे। इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा हम वहाँ पे समझ देंगे और उसके बाद जो है फिर उसका आंसर देने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे। तो ये हमारे हो गए मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो में 3 स्थल मुख्य रूप से प्राप्त हैं। मोहनजोदड़ो में एक चन्हूदड़ो और कोटदीजी, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ हम इसको इतिहास की दृष्टि से जानेंगे कि कौन कौन स्थल प्राप्त हैं, क्योंकि जहाँ से सांस्कृतिक या कला संबंधित जो वस्तुएं प्राप्त हैं हम आगे उसी का अध्ययन करेंगे। ये तो एक थोड़ा सा हम लोग इसका सामान्य परिचय जान लेते हैं। अब मोहनजोदड़ो में एक स्थल है चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, और एक स्थल और है कोटदीजी। तो यह जो है, ये जो सिंधु नदी के तट पर स्थल स्थित हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो ये सिंध नदी है यह सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान का जो है एक प्रदेश है, एक प्रांत है, वो सिंध प्रांत में, इसी सिंधु नदी के नाम से इसको सिंध प्रांत भी कहा जाता है। तो जो सिंधु प्रांत में जो स्थल हमको पाए गए हैं या सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी। और पंजाब में मात्र एक स्थल पाया गया है, वह कौन सा है? हड़प्पा, ठीक, हड़प्पा। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। अब हम बलूचिस्तान में आएंगे तो एक स्थल हम ये जान लेते हैं, सुतका गे डोर। यहाँ से ये एक स्थल हमको ये भी मिलता है जो है। अब जो है ये हमारा जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हम अध्ययन करेंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसको इतिहास की दृष्टि से हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्थल स्थित हैं। अब यह सभ्यता 3 देशों में, जो सिंधु घाटी की सभ्यता रही वह मुख्यतः 3 देशों में फैली रही। एक है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान हो गया, उसके बाद हो गया पाकिस्तान, और फिर जो है भारत। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हमको प्राप्त हैं वह मुख्यतः 3 देशों में, एक भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब अगर हम पूरे स्थलों की बात करेंगे तो जो यह सिंधु घाटी की सभ्यता है या हड़प्पा की सभ्यता है, लगभग यहाँ से 1500 स्थल प्राप्त हैं। चूँकि हम 1500 स्थल पढ़ नहीं सकते, जो मुख्य स्थल हैं हम उसी का अध्ययन करेंगे। अब अफ़गानिस्तान में जो है, अफ़गानिस्तान में 2 स्थल हमको प्राप्त हैं मुख्य रूप से। एक स्थल हमको है सुरतगोई, सुतुरगोई, और जो एक स्थल है मुंडिकाक। यह 2 स्थल हमको मुख्यतः अफ़गानिस्तान से प्राप्त होते हैं। अब पाकिस्तान में चूँकि इस सभ्यता का सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो जो है इसमें जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सुतका गेडोर इत्यादि जो स्थल हैं, जिसमें हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अधिक अध्ययन करेंगे। अब जो है अब पाकिस्तान का क्षेत्र हो चुका है। अच्छा, एक इसका जो बता दें, इसका क्षेत्रफल
13 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक, ये जो पूरा का पूरा ये स्थल है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, यह स्थल का लंबाई चौड़ाई हो गई 13 लाख। जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अब हम आते हैं भारत पे। ठीक, भारत में कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्थल प्राप्त होते हैं। पहला तो है मांदा, यह जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम आ जाएंगे रोपड़। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। सतलज, ठीक, रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में हम आएंगे इसी के ठीक नीचे जो हरियाणा है। हरियाणा से जो है हरियाणा से मुख्यतः जो है एक बनावली को हम पढ़ेंगे। ठीक, और राखीगढ़ी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। बनावली ये हरियाणा है, यहाँ से दो स्थल बनावली और राखीगढ़ी। ठीक, सॉरी बनवाली है। बनवाली और राखीगढ़ी हम हरियाणा से पढ़ेंगे। रोपड़ हम पढ़ेंगे पंजाब में। और उसके ठीक नीचे जब हम आते हैं राजस्थान, ये पूरा का पूरा राजस्थान का बेल्ट है। राजस्थान में जो है हम मुख्यतः कालीबंगा, कालीबंगा को पढ़ेंगे। जैसे कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी के ठीक नीचे हम आ जाते हैं गुजरात में। अब गुजरात में मुख्यतः लोथल यहाँ रंगपुर है। ठीक, और फिर एक स्थल पढ़ेंगे हम लोग धौलावीरा। धौलावीरा जो स्थल है, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, यह हम गुजरात के अंतर्गत पढ़ेंगे। और यह किस नदी के तट पर स्थित है और इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं, इसकी वर्तमान स्थिति क्या रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का भारत का सबसे दक्षिणी स्थल जो है वह हमारा क्या है, दायमाबाद। दायमाबाद मुख्यतः महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और यह जो है गोदावरी की एक सहायक नदी है जो है परौरा नदी, उसी के तट पर यह स्थल स्थित है। उत्तर प्रदेश में हम आएंगे तो यह मेरठ जिले में स्थल है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो यह जो है हमारे जो है मुख्य जो है स्थल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी की जो सबसे उत्तरी सीमा निर्धारित करती है वो हमारा कौन सा है, मांदा, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये एक मैप के थ्रू आप लोगों को जो है हम समझाने का प्रयास किए हैं, जिसमें जो हमारी ये मुख्य जो हम पॉइंट बनाए हैं आप लोगों को दिख रहा है। ये जो चार्ट बना है 1921 में हड़प्पा रावी नदी के तट पे दयाराम साहनी किस जिले में, किस प्रांत में और किस देश में स्थित है, इस चार्ट के हिसाब से हम अगले वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। हम हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, दायमाबाद, मांदा, इसके बारे में क्रम वाइज जो है हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा। अब हड़प्पा से हम सीधे शुरू करेंगे कि हड़प्पा का स्थल कहाँ, किस नदी के तट पे। अब इसलिए हमने चार्ट बना दिया कि पहले तो प्रश्न आपको यहीं से सब कुछ पूछ लिए जाते हैं। जैसे सुमेल करने के लिए ज़्यादातर यूजीसी नेट की परीक्षाओं में सुमेल करने के लिए ज़्यादा प्रश्न हमको बनाए जाते हैं। जैसे दे दिया
स्थल का नाम दे दिया, फिर नदियों के नाम दे दिया, जैसे दे दिया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण, कालीबंगा, और फिर नदी दे दिया। और उसमें सुमेल करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके एक मैप के थ्रू हम लोग जान लिए अफ़गानिस्तान में जो है मात्र 2 क्षेत्र, और भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत और पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों को खोजा गया था। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो सबसे ज़्यादा स्थल भारत में करीब 900 से अधिक स्थल भारत में खोजे गए। और जो भारत में सबसे अधिक स्थलों की खोज हुई वह गुजरात क्षेत्र में हुई। बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुजरात क्षेत्र में सबसे अधिक हुई। तो ये तो हमारी हो गई एक बेसिक जानकारी। अब इससे संबंधित जो सिंधु घाटी से संबंधित अन्य विश्व की सभ्यताएं रही हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता, एक मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी का वरदान थी, जो इस समय इराक में मेसोपोटामिया है, दजला और फारात नदी के तट पर स्थित थी। फिर हुआंगो नदी जो चाइना में है, चाइना की सभ्यता जो है हुआंगो नदी के तट पर स्थित थी जो है, तो उसके संदर्भ में एक जो इनसे समकालीन सभ्यताएं रही जिससे